बोल रहे थे जब तोड़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे ना, कुछ ना, जय श्री राम, जय श्री राम। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में जो हुआ उसने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि बीते 3 दशक में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सवाल अब ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? किस वजह से इस हिंसा ने भयानक रूप ले लिया और हिंसा की चपेट में कितनों ने अपनी जानें गंवाई? उससे भी बड़ी बात, इस राज्य के मुख्यमंत्री का वो बयान जो शायद इतना असंवेदनशील था कि यहाँ की जनता इसे पचा नहीं पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। और हमारे साथ इस घटना को लेकर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रमोद पहावा। सर, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। सर, क्या ख्याल है आपका, नूह की घटना क्यों हुई, कैसे हुई और आपका इस पर क्या नजरिया है? सबसे पहली बात तो है, बहुत दुखद हुआ कि पिछले 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मेवात के अंदर जो घटना हुई उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, या उसको सांप्रदायिक घटना मान के आगे से हमारा गोदी मीडिया और हमारे जितना भी प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो उसको चला रही है। जहां तक मेरी समझ है या मैं मानता हूं, इसको सिर्फ सांप्रदायिकता के या कम्युनल राइट्स के हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मेवात में रहने वाले मुस्लिम सिर्फ मुसलमान नहीं है, उनकी एक अपनी अलग संस्कृति है, अपना एक अलग कल्चर है, अपना एक रहन सहन है, अपनी एक सोच है। तो इसको कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें, इसको आप इसके पीछे जो गहरी साजिशें हैं या इस सारे दंगे और फसाद के पीछे इसकी जड़ें कहाँ तक हैं उसको देखने की कोशिश करें, जिसको हमसे छुपाया जा रहा है। जहां तक सर, तो आपके मैं जी बोलें। बोलो सर, आपके हिसाब से नूह हिंसा का जिम्मेदार है कौन? सिस्टम, सरकार या वहां के लोग? आपका सवाल बहुत छोटा है और वो उसी दायरे में है जिस दायरे में हमारी सरकार और या जो भी ताकतें हैं, चाहे वो छुपी हुई ताकतें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो चाहती हैं कि इस पर डिस्कशन हो और इसी मुद्दे को और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाया जाए, आगे दौड़ाया जाए। आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें। मेवात के साथ या नूह के साथ जो जुड़ा हुआ है वो गुरुग्राम है, और उस दंगे को, उस फसाद को गुरुग्राम तक लाया गया। सेक्टर 57 में एक मस्जिद शहीद कर दी गई, वहां के जो छोटे इमाम थे वो शहीद हो गए। तो ऐसी क्या वजह रही कि उसको आगे तक ले जाने की कोशिश हुई? फिर उन्हीं लोगों ने जो इस दंगे से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले अपनी वायरल कर रहे थे वीडियो, और जो धमकियां दे रहे थे कि तारा जीजा आ रहा है, फूल माला तैयार रखना, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और उनमें बताते हैं कि एक लड़का तो ऐसा है जो हत्या आरोपी है, और एक कोई और हमने देखा था, वो भी कौन सा, पप्पू कंगी या बिल्लू बजरंगी। एक तो इन लोगों के नाम भी तो ऐसे है ना, पप्पू पेजर, पप्पू कंगी, बिल्लू बजरंगी, जो एक सामाजिक में और समाज में आमतौर पे ऐसे नाम नहीं होते। तो वो बिल्लू बजरंगी, हाँ, तो बिल्लू बजरंगी भी यही बात कह रहा था, हम आएंगे, हम तारे जीत जाए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब पहले से क्यों फैलाई गई? इसलिए फैलाई गई कि वहां की जो लोकल पब्लिक है उनको दहशत में रखा जाए, उनको डराया जाए। और वरना तो जो ब्रज की ये यात्रा चलती है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। और हर बार नूह डिस्ट्रिक्ट के, वो वहाँ का एक निमाणा गांव है, वहाँ के लोग बड़े प्यार से स्वागत सत्कार करते हैं, इनको इज्जत से रखते हैं। जो लोग, मेवात की एक अपनी एक ऐसी संस्कृति है जिसको हम भारत के बाकी मुस्लिम के साथ जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि मेरा पाकिस्तान, मैं आपको एक और इनके बारे में बता दूं, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में बहुत आना जाना रहा है। तो वाघा बॉर्डर को जब हम पार करते हैं तो 1947 में जो लोग यहाँ से हिजरत करके गए थे, ये भी जा रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने खुद आके रोका था। वो उन लोगों को पाकिस्तान की सरकार ने वाघा बॉर्डर के साथ साथ गांव देके और जमीनी देके बसाया था।
क्योंकि ये बहादुर कौम है, मुल्क के लिए लड़ने वाली कौम है। आज तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद भी वो अपने मेवात को नहीं भूले हैं। और अगर हम जाकर कह दें कि हम अलवर से आए हैं, नूह से आए हैं, तो वो आपसे कोई पैसा भी नहीं लेते और चाय अपनी तरफ से पिलाते हैं, पूरी खिदमत करते हैं। वो आज भी जुड़े हुए हैं, वो आज भी अपनी भाषा को जिंदा रखे हुए हैं। जी सर, कहा जा रहा है कि 3 दशकों से ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई थी। आप कभी ऐसा कहना है कि आपसी भाईचारा वहां रहा, तो कैसे पहले इस इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द था? नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द तो इसलिए था, जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि जी एक तो ये लोग, अपनी संस्कृति है इनकी, और इनकी संस्कृति में जो कट्टर इस्लामिज्म है, रेडिकल इस्लाम जो फैला था पिछले कुछ 1980 के बाद, खासकर जी ऊंचे पजामे और टोपी वाला, वो वहां तक नहीं आया, क्योंकि इनका डीएनए वही है जो बाकी देशवासियों का था। और यकीनन ये अपनी मिट्टी से प्यार करने वाली कौम है, इनको मोहब्बत है, तभी वो हिजरत करने के बाद भी जुड़े हुए हैं अपने मेवात से। तो मेवातियों के ऊपर कोई ऐसा शक करना कि ये अपने मुल्क के, अपनी मिट्टी के मुखालिफ कभी हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ये गुनाह कबीरा होगा। सब कुछ हो सकता है, हम सबको देशद्रोही मान सकते हैं, इनको अपराधी मान सकते हैं, जैसा कि करार दिया गया था जो पुराने राजे रजवाड़े थे, आजादी से पहले थे। जी हम हर चीज पे यकीन कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते कि ये लोग रेडिकल कभी होंगे या ये लोग अपने मुल्क से गद्दार होंगे। जी सर, एक जुलूस सवाल आपसे ये निकला। भी था कि जी हाँ बताएं, बोले आप, बोले सर, नूह के बाद गुरुग्राम से भी आगजनी की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, तो आपको क्या लगता है यहाँ तबाही जो सेक्टर 57 में हुई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विशेष गुंडा एलिमेंट जिम्मेदार है? इस पर नहीं, आप देखिए, क्या कह रहे हैं? हाँ देखें, ऐसा है प्रैक्टिकली, जब भी कोई दंगे फसाद होते हैं तो एक गुंडा एलिमेंट या एक गरीब एक ऐसा पक्ष होता है जिसको कहते हैं सड़क छाप लुटेरे। उनको जब मौका लगता है, चल कोई लूटने को मिल रहा है, तो और कुछ नहीं तो आपके चप्पल ही उठा के भाग जाएंगे, जूते ही उठा के भाग जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत गहरी साजिश है कि वो दंगा बादशाहपुर तक आ गया, सेक्टर 70 तक आ गया, सेक्टर 57 तक आ गया। वो उसका रीजन क्या है कि हरियाणा की आर्थिक रीढ़ गुरुग्राम है, और भारत का 2.65 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो होता है वो आईटी सेक्टर से होता है। दुनिया की जितनी भी बड़ी आईटी सेक्टर हैं और आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, सबके ऑफिस गुरुग्राम में हैं। आज नतीजा ये हुआ कि 3 से 4 दिन के अंदर, जो हमारे आसपास भी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो इन कंपनियों में काम करते हैं, तो वो उन लोगों का भी कहना ये है कि उनके हायर मैनेजमेंट ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हम गुड़गांव छोड़ के किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या इसको अपने काम को, आईटी सेक्टर को, साइबर हब को, इसको कोई ऐसा रूप देते हैं जिससे आप अपने घर से ही कर सकें, वर्क फ्रॉम होम। और अगर हफ्ते में एक दिन हमें गेट टुगेदर करना होगा तो किसी भी होटल में, किसी भी कम्युनिटी सेंटर में कहीं मिलजुल के कर लेंगे। उसके नतीजे ये हुए कि जिन प्रॉपर्टियों की किराए 5-5 लाख थे बड़े बड़े ऑफिस के, आज वो 3-3.5 लाख में ही कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति टूट रही है, और आर्थिक स्थिति किसी भी मुल्क को जब तोड़ना हो, किसी भी मुल्क को जब बर्बाद करना हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, सबसे पहली उसका पहला स्टेप यही होता है कि उसको फाइनेंशियली इतना कमजोर कर दें, उसकी जो आर्थिक रीढ़ है वो तोड़ दें, और उसके बाद फिर वहां की सरकार को, वहां के सत्ताधीशों को मजबूर कर दें रेंगने के लिए, या उनकी शर्तें मानने के लिए, जो इस दुनिया को चलाने वाली गोपनीय ताकतें हैं। जी सर, सवाल एक मेरा आपसे ये भी है कि आजकल के जो युवा हैं या जो जनता है, आम जनता, वो इस मुद्दे को बहुत गंभीर ले रही है। वो लोग एक पक्ष को गुनाहगार साबित कर रहे हैं ना, अभी उन्हें उस तरीके की पूरी जानकारी भी नहीं है कि क्या मुद्दा है, हकीकत में किसकी गलती है। तो सर, वो थोड़ा सा हमारी जनता को आप समझाने की कोशिश करें। आप वहाँ के रहवासी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आप कैसे उस मुद्दे को लेते हैं?
क्योंकि अब जो युवा पक्ष है हमारा, वो तो ये सोच रहा है कि एक पक्ष की गलती है, उन्हीं का दोष है सारा। तो उन्हें आप एक बार एक्सप्लेन करें कि सर ये क्या मुद्दा है और कैसे कैसे एक पक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, ऐसा होता है, जो आदमी रोज लहसुन खाता है ना, उसके पसीने में जी से लहसुन की गंध आने लगती है। जी और बिल्कुल। जो आदमी हींग रेगुलर खाता है, उसकी सांसों में से भी हींग आने लगती है। तो हमने जी उस पीढ़ी को पिछले 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में इतना जहर पिलाया है कि वो अभी तक जी उस नशे से, उस अफीम से, उस धर्म के या उस झूठे प्रोपगेंडे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं जी आपकी बात से एग्री नहीं करता कि सभी युवा ऐसे हैं या पूरा समाज ही बिगड़ चुका है। जिस दिन ऐसा नहीं होगा, सर। उस दिन भारत के बहुत हिस्से हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आप एक चीज और ध्यान दें कि इन लोगों ने जी पूरी बिल्कुल। कोशिश की कि जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे जी जाट भाई हैं, जो हमारे यादव हैं, जो आसपास रहते हैं, उन लोगों को पूरा उकसाया गया कि थारे ट्रैक्टर कहाँ जी गए, तुम कहाँ गए, तुम हमारे साथ लड़ने नहीं आए, भिड़ने नहीं आए। लेकिन वो समझ चुके थे इनकी असलियत अब पब्लिक के सामने आने लगी है, पब्लिक बाशऊर हो गई है। अब ऐसा जी नहीं है कि वो उतनी ही बेवकूफ रही है। और वो लोग जी नहीं आए, उन लोगों ने अपोज किया दंगाइयों का, जी चाहे उसमें राव इंद्रजीत सिंह जैसे एमपी हों, चाहे दुष्यंत चौटाला हों या बाकी नेता हों। जब उन्होंने इनको इनका विरोध करना शुरू किया, तब जाके इनकी मेवात फाइल्स फ्लॉप हुई है। नहीं तो ये इस जी पिक्चर को शायद कोई और ख्वाब लेके चल रहे थे या उसको और आगे तक भड़काना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। सर ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपराधी या अपराधियों को नेताओं और प्रशासन का समर्थन मिल रहा है, शायद इसी वजह से कई मुस्लिमों की हत्या भी हो चुकी है। सर इस पे क्या राय है आपकी? देखें, अपराधी का काम तो अपराध करना होता है। जी आज आज वो धर्म के नाम पे कर रहा है, कल को वो किसी और बहाने से करेगा। उसको अपराधी और आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं होता। रिलीजन जी उसके लिए एक बहाना होता है। आप क्या मानते हैं कि अफगानिस्तान में, सीरिया में, लेबनान में या बाकी जगहों पर जो मुसलमान खुदकुश हमले करते हैं या जो वहां पे आतंकवादी कार्रवाइयां करते थे, खुद मुसलमानों के खिलाफ करते थे? यमन में और सऊदी अरब में जी कितना पुराना जंग रही है, कितनी पुरानी आपस में दुश्मनी रही है, और मुसलमान ही मुसलमान को मारता रहा। यहाँ तक कि जी हमारे पड़ोस का मुल्क है, वहां जिया उल हक ने तो मुसलमानों के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। जी तो वहां मजहब आड़े नहीं आता। वो आतंकवादी हैं और उनका सिर्फ आतंकवाद से ही मतलब होता है। अगर आप उनको पैसे देंगे, जो पैसे के लिए करते हैं, जो सत्ता के लिए करते हैं, तो वो अपने भाइयों को मारने से गुरेज नहीं करेंगे। तो इसलिए जी आतंकवादियों को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और सत्ता, चाहे वो औरंगजेब की हो, चाहे वो अशोक की हो, चाहे वो जी जिया उल हक की हो, चाहे वो ईदी अमीन की हो, किसी भी तानाशाह की हो, जी सत्ता अपनी कुर्सी पर काबिज रहने के लिए आतंकियों का, अपराधियों का सहारा लेती रही है। कत्लो गारत और लाशों के ऊपर उनके सिंहासन जमे रहे हैं, और वो चाहे कुछ वक्त के लिए, एक छोटे से पीरियड के लिए रहे हों, आखिरत में उनको भी वो सब कुछ देखना पड़ेगा। उनको वो सब जहन्नुम और वो नरक की आग भोगनी पड़ेगी, और जीते जी भोगनी पड़ेगी। ये मेरा पक्का यकीन है। सर तो जो अब इससे भी बड़ा भी हमला हो सकता था, तो यहाँ पे इतना सिमट कर रह गया है मसला, इस पर आपका हाँ, क्या कहना है? इसकी वजह यह है कि यहाँ का जो लोकल बाशिंदे हैं, जो हमारे आस जी पड़ोस के लोग हैं, एक तो वो टोटल जी डिपेंडेंट हैं यहाँ के किरायों के ऊपर, जी क्योंकि उनकी जमीनें एक्वायर करके गुड़गांवा और नया गुड़गांवा बना लिया गया था। तो जो यहाँ जी आसपास हर 5 से 8 किलोमीटर के बाद एक गांव है, और वो अच्छा गांव जी छोटे छोटे गांव हैं, और उन गांवों हम्म के जो बाशिंदे थे, उनकी खेती की जो जमीनें थी वो एक्वायर हो गई हैं। उसके बाद जी उनकी टोटल रोजी रोटी का साधन सिर्फ किराए हम्म और तरक्की है। उनके बच्चे भी जी उन्हीं कंपनियों में काम करते हैं, और कुछ बच्चे जी पढ़ लिख कर बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पर करते हैं। और हम्म जो पढ़ा लिखा है, चूंकि यहाँ का गुरुग्राम का माहौल कंपैरेटिवली, हम्म आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या जो भी हम्म हिंदी पट्टी है, काऊ बेल्ट है, जी गोबर पट्टी है, उसके अगर तुलनात्मक या उसके कंपैरेटिवली देखेंगे, तो
तो यहाँ जी कुछ समझदार बाशऊर लोग हैं, वो जानते थे, इनकी हकीकत जानते थे। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पिछले कम से कम 6 महीने में मैं देख रहा हूं, जो सोशल मीडिया से आया है। सोशल मीडिया के या डिजिटल मीडिया के बिहार पर भी लोगों के अंदर बहुत सी जागृति आई है। आज जिसको आप मेन मीडिया कहते हैं, लोग उसको देखना भी नहीं चाहते। तो उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। एंड वी मस्ट बी थैंकफुल टू द पीपल लाइक यू, कि आप जैसे लोगों ने हकीकत दिखाने की कोशिश की है। सर, और आप बहुत बहुत जनता शुक्रिया को सच आपका। बता रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने का और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने का। नमस्कार। थैंक यू। ईश्वर सबको सुखी रखे।